Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College Ajmer. आज हम देख रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जीवन से संबंधित बीमा होता है जो एज ए इन्वेस्टमेंट भी होता है, जबकि जो अन्य बीमे हैं वह जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस जिसको हम हिंदी में समुद्री बीमा बोलते हैं, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रास। हमारे सिलेबस में ओनली फायर इंश्योरेंस रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम्स है, इसलिए हम ओनली फायर इंश्योरेंस क्लेम्स ही देखेंगे। जनरल इंश्योरेंस एक तरह से क्षति होने पर जो इंश्योरेंस यानी बीमित व्यक्ति है या बीमित फर्म है उसको बीमा कंपनी से क्षति की पूर्ति की जाती है। उसके लिए बीमित व्यक्ति अपना क्लेम यानी दावा प्रस्तुत करता है कि मुझे इतना लॉस हुआ है, तो उसको जितनी क्षति हुई है उतनी ही पूर्ति की जाएगी, चाहे उसने ज़्यादा राशि का इंश्योरेंस करवा रखा हो। तो हम देखते हैं फायर इंश्योरेंस, यह इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, यानी जितना लॉस होता है उतना ही क्लेम मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक का बीमा, तो उसके लिए किस प्रकार हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। सेकंड है लॉस ऑफ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस यानी परिणामी हानि बीमा। परिणामी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब फायर होगी शॉप में या कंपनी में तो हमारा जो भी स्टॉक जलेगा उससे या कुछ पीरियड तक सेल नहीं होगी क्योंकि पूरा ब्लैक हो जाएगा और हमारी सेल डिस्टर्ब होगी। इस कारण जितने पीरियड तक सेल नहीं होगी या कम होगी उसके कारण प्रॉफिट नहीं होगा, कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। थर्ड टाइप के इंश्योरेंस है कम्प्रहेंसिव लॉस इंश्योरेंस यानी व्यापक बीमा। इसके अंतर्गत हम दोनों को शामिल करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। वापस मैं बता रहा हूँ, हम देखेंगे थ्री टाइप्स के इंश्योरेंस क्लेम देखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड कम्प्रहेंसिव लॉस, जिसके अंतर्गत दोनों लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर होता है। तो फायर इंश्योरेंस में यह एक तरह का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जितना लॉस हुआ है उतनी ही राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस इज आल्सो बीइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Claim for loss is restricted to the extent of actual loss, subject to maximum the policy amount. अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉस ऑफ स्टॉक। मैंने आपको बताया अभी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस होता है और जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवर होती है और जनरल इंश्योरेंस भी मेनी टाइप्स का है। फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, बट हमारे सिलेबस में ओनली फायर इंश्योरेंस है। तो फायर इंश्योरेंस इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, जितना लॉस होगा उतने की ही क्षति की पूर्ति की जाती है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितने की पॉलिसी ले रखी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
इसमें हम 3 तरह के लॉस देखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड कंप्रेहेंसिव लॉस। यह एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जितना लॉस होगा, एक्चुअल में जितना लॉस होगा उतने का ही क्लेम पास होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितने की पॉलिसी ले रखी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। यानी जो फर्स्ट हम देख रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक, उसका क्लेम का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है। स्टॉक के बीमे से संबंधित दावे की राशि, अमाउंट ऑफ क्लेम किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, तो जब भी आग लगेगी, फायर होगा, तो कोई डेट फिक्स नहीं होती कि 1 अप्रैल को होगी या 31 मार्च को होगी। आग कभी भी लग सकती है, सितंबर में भी लग सकती है, अगस्त में भी लग सकती है, जुलाई में भी लग सकती है, क्योंकि आग कभी ये नहीं होता कि 31 मार्च को ही लगेगी या 1 अप्रैल को ही लगेगी। इट मीन्स आग कभी भी लग सकती है। तो हमारी शॉप पर जो माल था वह जल गया। तो शॉप पर कौन सा माल होता है? शॉप में होता है बिना बिका हुआ माल। जो माल सेल नहीं हुआ वह माल होता है शॉप के अंदर बिना बिका हुआ माल। तो बिना बिका हुआ माल कैलकुलेट करेंगे हम, यानी हमारे पास आग लगने की डेट को कितना स्टॉक शॉप में था। तो जितना स्टॉक शॉप में होगा उतना ही जलेगा। तो हम डेट ऑफ फायर, जिस डेट को आग लगी थी, यानी डेट ऑफ फायर को जितना स्टॉक था वह कैलकुलेट करेंगे और उस स्टॉक का हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे। तो हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिस प्रकार आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सेम वैसा ही है, बट ये स्मरणार्थ है, यानी एक्चुअल हम 31 मार्च को नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस डेट को आग लगी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था वही जलेगा, इसलिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी डेट ऑफ फायर का स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट की जैसे है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी, क्योंकि आग लगने के कारण हमारी अकाउंट बुक्स भी जल चुकी होगी, तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेज, ये सब। तो यदि बुक्स सेपरेट बची हुई है तब तो इजी वे में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। बट यदि हमारी अकाउंटिंग बुक्स फायर में जल चुकी होगी तो फिर हम ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये हमारे पास टू लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर हम लेंगे परचेज। परचेज कौन सा पीरियड का लेंगे? 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और जिस दिन आग लगी है ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी अप टू डेट ऑफ फायर। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे परचेज और जिस दिन आग लगी है उस तारीख तक जितनी परचेज हुई है 1 अप्रैल से लेकर अप टू डेट ऑफ फायर, वहाँ उस पीरियड की जो परचेज होगी वह हम लेंगे और उसमें से उसी पीरियड की लेस कर देंगे रिटर्न्स और ड्राइंग्स। इसी प्रकार हम बाय सेल्स लेंगे 1 अप्रैल से लेकर और आग लगने की तारीख तक। इस पीरियड में जो सेल्स हुई है वह लेंगे और उसी पीरियड की जो सेल्स रिटर्न है वह लेस कर देंगे। इस प्रकार नेट सेल्स आ जाएगी। अब आप देखिए, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गई। इसी प्रकार 1 अप्रैल से लेकर आग लगने की तारीख तक के एक्सपेंसेज
वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अदरवाइज पिछले कई वर्षों के 4 या 5 ईयर्स के ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज देखेंगे और उसका एवरेज ले सकते हैं। तो उस एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे, या जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी परसेंटेज ऑन सेल्स और इट मे बी परसेंटेज ऑन द कॉस्ट एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चंस। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड ग्रॉस प्रॉफिट, इन सब का टोटल कर लेंगे। इस टोटल में से हम सेल्स, नेट सेल्स लेस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यह स्टॉक वही है जो आग लगने की तारीख को दुकान के अंदर बिना बिका हुआ माल रखा हुआ था, वही स्टॉक है, वही जला होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये माल जल गया, इसके लिए हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी पर। इस प्रकार बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी होती है क्वेश्चन में, साल्वेज स्टॉक यानी बचाया हुआ माल। तो हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साल्वेज स्टॉक, यानी जब आग लगती है तो सब बचाने की कोशिश करते हैं, कोई पानी डालता है, कोई माल बाहर निकालता है। तो जितना स्टॉक हमने बचा लिया वह तो हमारे पास ही रहेगा। इट मीन्स जब हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट हुआ उसमें से माइनस कर देंगे बचाया हुआ माल। तो जो सैल्वेज स्टॉक है वह क्लोजिंग स्टॉक में से लेस करेंगे, जो अमाउंट कैलकुलेट होगी वह होगी इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एवरेज क्लोज और एबनॉर्मल आइटम्स। थैंक यू।